अभी तक हमने मूलद्रव्यों के वर्गीकरण की अनेक रचनाएं अनुभव की है। यानी डोबेर-नायर के तरीकों के आधुनिक आवर्त सारणी तक अनेक प्रकार से मूलद्रव्यों का वर्गीकरण किया गया। अगर आपकी याद में है तो प्रथम मैंने आपसे कहा था कि एक उत्तम वर्गीकरण की कसौटी यानी उसकी उपयोगिता, यानी एक मूलद्रव्य हमने लिया तो उसके आवर्त सारणी की जगह से उसके गुणधर्म का अंदाज हम लगा सकेंगे क्या, तथा एक कक्ष का मूलद्रव्य तथा एक कक्षा के मूलद्रव्य के गुणधर्म से हम उसी कक्षा के शेष मूलद्रव्यों के गुणधर्मों का अंदाज लगा सकते हैं क्या, यह भी देखेंगे। एक आवर्त में आसपास रहने वाले मूलद्रव्यों के गुणधर्म में हमें कहाँ समानता दिखाई पड़ती है। उनकी जगह समझो बहुत ही पास है तो गुणधर्म भी थोड़े बहुत समान होते हैं, लेकिन अगर मैंने दो दूरस्थ मूलद्रव्यों के गुणधर्मों का निरीक्षण किया तो उसमें बहुत तफावत या फर्क होता है। वैसे ही एकाध कक्षा के गुणधर्म समान होते हैं। एक कक्षा के सभी मूलद्रव्य सर्वसाधारण रीति से रासायनिक प्रक्रिया करते हैं। ऐसी रीति से हमें दिखाई देता है कि आवर्त सारणी मूलद्रव्यों को उनके गुणधर्म के अनुसार वितरित करना यशस्वी ठहरा है। एकाध मूलद्रव्य आवर्त सारणी में कहाँ रखा जाता है, उसकी जगह कैसे तय की जाती है, ये उस मूलद्रव्य के विद्युत संरूपण के अनुसार ठहरता है। अभी हम याद करेंगे कि यह विद्युत संरूपण यानी क्या, वो कैसे तय किया जाता है। हर आवरण की विद्युत धारकता ऐसी है कि पहले आवरण की विद्युत धारकता 8 है, तीसरे आवरण की विद्युत धारकता 18 है। यह तय करने का एक छोटा सा नियम यानी विद्युत धारकता ये 2 into n स्क्वायर, 2 यानी पहले आवरण में 2 into 1 स्क्वायर इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 into 2 स्क्वायर इक्वल टू 8 इलेक्ट्रॉन्स। अभी हम देखेंगे कि एक आवर्त में इन आवरणों की संख्या समान रहती है, यानी हम कह सकते हैं एक आवर्त में सभी मूलद्रव्यों की संख्या समान है। वे सब एक ही आवर्त में ठहर सकते हैं। जैसे हम आगे नए आवर्त में जा सकते हैं वैसे ही एक एक आवरण हम बढ़ाते जाते हैं। अभी हम तीसरा गुणधर्म देखेंगे, वो है धातु अधातु गुणधर्म। ध्यान से देखा तो हम जान सकते हैं कि आवर्त सारणी के बाएं बाजू में सभी धातु है, दाहिने बाजू में सभी अधातु होते हैं। यानी बाएं बाजू में सोडियम, पोटेशियम, लिथियम तथा कैल्शियम, मैग्नीशियम, सरीके धातु दिखाई पड़ते हैं। दाहिनी बाजू में तो हमें सल्फर, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन ये अधातु दिखाई देते हैं। बीच में एक सर्पाकृति रेशा दिखाई देती है। यहाँ सिलिकॉन, सरीके धातु सदृश मूलद्रव्य दिखाई देते हैं। आवर्त सारणी में एक सर्पाकृति रेशा है जो धातुओं को अधातु से अलग करती है। इस सर्पाकृति रेशा पर सभी धातु सदृश मूलद्रव्य रखे जाते हैं। अभी हम धातु और अधातुओं के विशिष्ट पूर्ण रासायनिक गुणधर्मों की तुलना देखेंगे। जैसे हमने आयनिक संयुग देखे हैं तो हम जान सके कि उसमें तो धनायन है, वह धातुओं से बना हुआ है। ऋणायन जो है वो अधातुओं से बनता है, वो अधातु से बना रहता है। समझ लीजिए अभी NaCl अथवा सोडियम क्लोराइड का उदाहरण लिया तो उसमें धातु यानी सोडियम ये एक धनायन निर्माण करता है। Na+ और क्लोरीन ये अधातु एक ऋणायन बनाता है, यानी Cl ये धनायन अथवा ऋणायन बनने की प्रवृत्ति कैसे रहती है ये हम देखेंगे। सोडियम इलेक्ट्रॉनिक संरूपण यानी 2, 8 और 1 सोडियम के लिए एक इलेक्ट्रॉन गंवाकर पास के राजवायु का इलेक्ट्रॉन संरूपण यानी नियॉन का विद्युत संरूपण प्राप्त करना आसान है। इसलिए सोडियम यह एक देकर धनायन बनाता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण प्राप्त करना आसान है, इस कारण ही सोडियम एक इलेक्ट्रॉन गंवाकर धनायन बनाता है। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण देखा तो 2, 8 और 7 यानी क्लोरीन के लिए एक इलेक्ट्रॉन का निजी समावेशन करके पास वाले राजवायु की विद्युत संरूपण प्राप्त करने की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है। यानी क्लोरीन और उसके सबसे घनिष्ठ राजवायु यानी अर्गोन, क्लोरीन है 2, 8 और 7
इसमें एक इलेक्ट्रॉन अगर हमने बढ़ाया तो हमें आर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण मिलता है, वो होता है 288। इस कारण सोडियम की निजी इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है और क्लोरीन की एक इलेक्ट्रॉन खुद में समाविष्ट करने की प्रवृत्ति ज्यादा रहती है। इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता कैसे ठहराई जाती है वो हम देखेंगे। ध्यान में रखिए कि ये इलेक्ट्रॉन अणु केंद्र के प्रभाव के कारण एक ही अणु में पकड़े रह जाते हैं। कौन से भी अणु के सभी इलेक्ट्रॉन ये उस अणु के अणु केंद्र के धन प्रभार के कारण जो आकर्षण बल निर्माण होता है उस बल के कारण निर्माण होता है। उस बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन्स अणु में पकड़े रखे जाते हैं। संयोजक कवच के इलेक्ट्रॉन और अणु केंद्र इनमें अंदर वाले कवचों में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण संयोजक इलेक्ट्रॉन में होने वाले इलेक्ट्रॉन्स का ऊपरी केंद्रकीय प्रभार अथवा जो परिणामी केंद्रकीय प्रभार होता है वो मूलगामी केंद्रकीय प्रभार से थोड़ा कम रहता है। क्योंकि ये बीच वाले इलेक्ट्रॉन्स केंद्रकीय प्रभार कम करते रहते हैं। धातु में क्या होता है, तो धातु में जो आखिरी कवच है तथा जो संयोजक कवच होता है उसमें कम इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, 1 से 3, और संयोजक इलेक्ट्रॉन्स का परिणामी केंद्रकीय प्रभार ये भी धातुओं में कम होता है। इसलिए धातु को निजी इलेक्ट्रॉन घुमाना ज्यादा आसान होता है। अधातु में क्या होता है, तो अधातु में उनके संयोजक इलेक्ट्रॉन पर होने वाला परिणामी केंद्रकीय प्रभार यह बहुत ज्यादा रहता है। उनके संयोजक इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी ज्यादा रहती है। इस कारण अधातुओं की निजी इलेक्ट्रॉन दे देना नामुमकिन होता है। इस कारण वे एक इलेक्ट्रॉन संरूपण प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। इस कारण ही धातुओं की धनायन बनाने की प्रवृत्ति रहती है और अधातु की ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रहती है। धातु मूलद्रव्यों के कुछ इलेक्ट्रॉन घुमाने की क्षमता तथा प्रवृत्ति यानी उनकी विद्युत घनता यानी उनका धातु गुणधर्म, वैसे ही अधातुओं की इलेक्ट्रॉन स्वीकारने की क्षमता यानी उनका अधातु